नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट एवं परिवार मित्र सतीश अवस्थी। दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूं आपके समक्ष एक नई केस की एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, मैं आज माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित जिस केस को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं, वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और इस केस को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अल्तमस कबीर साहब और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे चेलमेश्वर साहब ने सन 2012 में निर्णित किया है। दोस्तों, इस केस की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। इस केस में जो दंपति हैं वह अपने विवाह के करीब 25 साल बाद न्यायालय की शरण में पहुँचे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 2012 में जब यह मामला निर्णित किया था, तब इन दोनों के विवाह को 31 वर्ष पूरे हुए थे और उस समय पत्नी की उम्र 63 ईयर थी, 63 साल की थी। दोस्तों, इन दोनों का विवाह 1980 में हुआ था और इसमें पति इंडियन आर्म्ड फोर्स में कार्यरत थे और विवाह के करीब 25 साल बाद पत्नी को अपने पति के घर से, ससुराल से निकलना पड़ा था। अपने ससुराल के घर से निकाले जाने के बाद पत्नी ने धारा 12 घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत एक परिवाद पत्र पेश किया और उसमें माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने 6,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि के रूप में, और जहां उसका पति कार्यरत था उस समय वह मथुरा ज़िले में कार्यरत था और मथुरा ज़िले में उसे एक सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, तो अधीनस्थ न्यायालय ने उस सरकारी क्वार्टर में पत्नी को रहने देने और उसे सुरक्षा प्रदान किए जाने के निर्देश पति को दिए थे। पति इस आदेश के खिलाफ अपील में गया, लेकिन वो अपील खारिज हो गई और इसी दौरान करीब पत्नी अपने मथुरा वाले सरकारी क्वार्टर में 8-10 महीने ही रही होगी। उसका पति रिटायर हो गया और उसके पति ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार का एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसकी पत्नी से सरकारी क्वार्टर को खाली कराया जावे। इस प्रार्थना पत्र पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पति को निर्देश दिए कि वह अपनी पत्नी को अपने दिल्ली स्थित अपने निजी मकान में उसके पहले माले पर रहने की सुविधा प्रदान करे और उसे सुरक्षा प्रदान करे, और यदि वह अपने दिल्ली स्थित मकान में रहने देने में असमर्थ रहता है, नहीं रहने देता है, तो पति इसकी एवज में अपनी पत्नी को किराया राशि के रूप में 10,000 रुपये अलग से प्रदान करे। लेकिन पत्नी इस आदेश से संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि पति उसे अपने मकान में रहने नहीं देना चाहता था और पत्नी कहीं किराए के मकान में अकेले रहना नहीं चाहती थी। माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा पत्नी की यह अपील यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि पत्नी के द्वारा जो घटनाएं बताई गई हैं वह घरेलू हिंसा कानून 2005 लागू होने से पहले की हैं और पत्नी उससे पहले ही अपने मैट्रिमोनियल हाउस को छोड़ चुकी थी। इसलिए पत्नी इस कानून के तहत कोई भी अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है और इस तरह माननीय एडीजे साहब के द्वारा सरसरी तौर पर ही यह अपील खारिज फरमा दी गई थी। इस आदेश से व्यथित होकर पत्नी माननीय उच्च न्यायालय की शरण में पहुंची और उच्च न्यायालय के द्वारा इस अपील को स्वीकार कर लिया गया और माननीय एडीजे न्यायालय को निर्देश दिए गए कि वह इस अपील की सुनवाई मेरिट पर करें और मेरिट पर करते हुए इसको निर्णित करें। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पति माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में पहुंचा और माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुने जाने के बाद कहा
कि घरेलू हिंसा कानून 2005 की धारा 31 और 33 का अध्ययन किए जाने के बाद और इसके उद्देश्यों का अध्ययन किए जाने के बाद स्पष्ट है कि इस कानून का निर्माण आर्टिकल 14, 15 और 21 भारतीय संविधान के तहत महिलाओं को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस कानून का निर्माण किया गया है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें जो आदेश पारित किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं और उन्होंने यह कहकर कि इस कानून के लागू होने से पहले की घटनाओं को भी और इस कानून से पहले के पक्षकारों के आचरण को भी ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह मत हमें स्वीकार्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब इसमें बहस चली रही थी तब एक पेशी पर पति की ओर से इसमें एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि दोनों पक्षकारों के बीच सहमति हो गई है, अब कोई विवाद नहीं रहा है, इसलिए वह अपनी इस एसएलपी को वापस लेना चाहता है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस को मीडिएशन सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया और वहाँ से दोनों के हस्ताक्षर शुदा एक समझौता पत्र प्राप्त होने के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय को इस केस को आदेश में रख लिया था। तभी पति ने हाजिर होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया और कहा कि उन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है वह अब अमान्य कर दिया गया है। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को अपने केबिन में बुलाकर कैमरा ट्रायल की और यह जानने का प्रयास किया कि आखिर जो समझौता दोनों पक्षों के बीच में हो चुका था वह आखिरकार दोनों पक्षकारों के द्वारा क्यों बदल दिया गया। तब मालूम हुआ कि पत्नी अपने पति के साथ में रहना चाहती है, लेकिन पति अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहता है, इसलिए यह समझौता अमान्य किया गया है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने पति के इस प्रकार के व्यवहार को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सहमति प्रदान करते हुए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्नी को दिल्ली स्थित मकान के पहले माले पर रहने के लिए आदेश किए गए हैं और यदि पति अपने दिल्ली स्थित मकान में रहने देने में असमर्थ रहता है तो पति उसकी एवज में किराए के राशि के रूप में अपनी पत्नी को 10,000 रुपये प्रदान करेगा। हम इस आदेश में संशोधन करना उचित समझते हैं और इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि पत्नी का यह कहना ठीक है कि क्योंकि इन दोनों का कोई बच्चा भी नहीं है और वह इस समय अपने वृद्ध माता पिता के साथ रह रही है, यदि वह किराए के मकान में रहती है तो धारा 18 घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत जिस सुरक्षा की बात की गई है वह सुरक्षा इस केस में पत्नी को प्राप्त नहीं हो सकेगी और इस कानून का जो उद्देश्य है वह असफल हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि पति अपने दिल्ली स्थित मकान में ही उसे रहने के लिए एक परिसर उपलब्ध कराए और इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने पति को निर्देश देते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी को अपने निजी मकान में ही रहने के लिए एक सम्मानजनक परिसर उपलब्ध कराएगा। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला 7 फरवरी 2012 को दिया था। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसी माह के आखिरी तारीख तक 29 फरवरी तक पति अपनी पत्नी के लिए एक वेल फर्निश्ड पोर्शन रहने के लिए उपलब्ध कराएगा जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वह अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के लिए उसे रहने के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो 6,000 रुपये प्रदान किए गए हैं
उसके स्थान पर पति अपनी पत्नी को 10,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण राशि और अन्य खर्चों के रूप में अदा करता रहेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि इस संबंध में किसी पक्षकार को किसी प्रकार की कोई भी शिकायत होती है और ये फैसला लागू करने में किसी प्रकार की अड़चन आती है तो वे इस न्यायालय में कभी भी अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। और इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह मामला 7 फरवरी 2012 को निर्णित किया गया। तो दोस्तों, इस केस की कहानी से हमें यह सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि घरेलू हिंसा कानून 2005 से पहले की भी यदि कोई घटना हो तो उन घटनाओं के संबंध में भी इस कानून के तहत पेश किए गए परिवाद पत्र में अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षकारों के आचरण को देखने की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात यह हमें सीखने के लिए इसमें मिलती है कि यदि पत्नी को ससुराल के घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है तो वह धारा 18 घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत सुरक्षा प्राप्त करने की अधिकारी है। और धारा 19 घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत वह अपने मैट्रिमोनियल हाउस में, जो कि शेयर्ड हाउस होल्ड मकान है जिसमें वह विवाह के बाद रहने आई थी, उसमें उसे रहने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, आपको आज के इस केस की कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। मैं इसी प्रकार रोज़ आपके समक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित ऐसे ही केसेस जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जो कि पारिवारिक विवादों से संबंधित ही होते हैं, मैं उनको एक सरल कहानी के रूप में आपके समक्ष प्रतिदिन प्रस्तुत करता रहूँगा। आपने यह वीडियो अंत तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार।